हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू बायोमैथ्स क्लासेस। तो बेटा आज हम 11th क्लास का फिज़िक्स का डायमेंशनल फॉर्मूलाज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही फिज़िकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ करवा चुकी हूँ। तो बेटा आज हमने डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ करने हैं। तो देखो, हमने 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ करी थी। फिर हमने क्या करा था कि जो ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पढ़ा था हमने। ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी थी बेटू? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड 7 डायमेंशंस। ठीक, उनको जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, अब हम उनको क्या बोलेंगे? 7 डायमेंशंस। ठीक है, और डायमेंशंस जो होते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये उनके डायमेंशंस हैं। मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। लेंथ को कैपिटल एल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम को कैपिटल टी में रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल MOL से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। 11th में जो आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं वो मास, लेंथ, टाइम यूज़ करने हैं। 12th में आपके ये दो चीज़ें भी यूज़ हो जाएंगी। ये तो बहुत रेयर यूज़ होते हैं, इवन नहीं होंगे कहीं पे भी आपके भी यूज़। ठीक है, बट ये होते हैं इसलिए हम करेंगे। अभी 11th में जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज है उनमें मेनली आपका मास, लेंथ, टाइम यूज़ होगा। कहीं कहीं एम्पियर यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी ये 3 होंगे, और ये 12th में ये 2 और ऐड ऑन हो जाएंगे। बट हम इन पांचों के डायमेंशनल फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले डायमेंशंस क्या है? Dimensions of a derived physical quantity are the powers to which the fundamental quantities are raised to represent the given quantity. Dimensions क्या होते हैं of a derived physical quantity? वो powers, ठीक है, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए रेज टू पावर की फॉर्म में लिखते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम एरिया लिखेंगे। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बेसिकली ये लेंथ स्क्वायर ही हुआ ना, L इंटू बी। मीन्स ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, L स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया? L स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यही बोला ना, डायमेंशंस ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी रेज टू पावर है, आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में ये फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की अपने, ये रेज टू पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। दिस इज डायमेंशंस। ऐसे डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है, टाइम क्या है? t। तो t ऊपर जाके -1 हो गया। ठीक है, तो LT -1, ये डायमेंशंस किसके हो गए? वेलोसिटी के। अब देखिए बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सप्रेशन शोइंग विच द फंडामेंटल क्वांटिटी अलॉन्ग विद देयर पावर्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसे मैं ऊपर वेलोसिटी की एग्जांपल ली थी मैंने। जब मैं ऐसे लिख दूँ V इज इक्वल्स टू LT -1, ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे मास एब्सेंट है, मैंने बोला था हम m रेज टू पावर सम पावर, L रेज टू पावर सम पावर, T रेज टू पावर सम पावर, उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इनको रखेंगे ये जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है। सपोज करो x, ये x फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, तो आप इसको इक्वेट करोगे x के, और MLT रेज टू पावर ABC लिखा है। ठीक है, ABC की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, वेलोसिटी के केस में m था नहीं,
तो हम यहाँ पे m⁻⁴ लिख देंगे। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। तो आज की क्लास में हमने यही डायमेंशन फॉर्मूलाज जो हैं ड्राइव करने सीखने हैं, जो आपको 11th में तो काम आएंगे 12th में भी बहुत यूजफुल रहेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने आपको जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके पहले डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखवा दिए हैं ना। ये मास का m, तो इसको आप m⁻⁴ है, l⁻⁴ t⁻⁴ भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। और यू कैन राइट इट लाइक दिस। लेंथ का ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, मास एब्सेंट है, l है, t⁻⁴। ऐसे t के लिए क्या लिख सकते हो बेटा, m0 l0 t। इसका ऐसा यूनिट हम पहले ही कर चुके हैं, क्या होता है, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मास लेंथ टाइम ही आता है। मास, इसका तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो किसी और क्वांटिटी के साथ रिलेशन फंडामेंटल क्वांटिटी का होता ही नहीं है। एफ क्यू लिखूंगी इसके बाद में फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा इसका, m l⁻⁴ t⁻⁴, ठीक है। और यू कैन राइट ओनली m लाइक दिस, और ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मास के बाद लेंथ। लेंथ ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻⁴ l t⁻⁴, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, और ऐसा यूनिट मीटर। नेक्स्ट है हमारा टाइम, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ पे m⁻⁴ l⁻⁴ t और t, m l t कैपिटल लेटर्स में लेने हैं, और यूनिट इसका है सेकेंड। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है वो है एरिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एरिया। एरिया के लिए क्या रहेगा बेटा, देखो एरिया का रिलेशन क्या होता है विद अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ये दोनों ही लेंथ्स हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, l मल्टीप्लाइड बाय, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l। तो आप इसको क्या लिखोगे, m⁻⁴ l इंटू l l⁻², t⁻⁴, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा इसका, मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एरिया के बाद हम ले लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, अब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है फॉर्मूला इसका। ये रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज कुछ भी नहीं, फॉर्मूला है इसका। जो भी आप इधर फिजिकल क्वांटिटी लिखोगे इस और उसका फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा, l मल्टीप्लाइड बाय l मल्टीप्लाइड बाय l। तो ये आ जाएगा m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁴। तो ये आ जाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा बेटा, मीटर क्यूब। फिर हमारे पास नेक्स्ट है वॉल्यूम के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, मास पर यूनिट। हम इसको क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। इसको मास पर यूनिट लेंथ भी लिखते हैं, या लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं। और करके लिख देती हूँ मैं, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी, देखो मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास अपॉन लेंथ, चाहे आपको मास पर यूनिट लेंथ लिखा आ जाए चाहे लीनियर मास डेंसिटी, तो मास अपॉन लेंथ होता है। तो मास का फॉर्मूला m, लेंथ का l, तो t एब्सेंट है, इसमें आप क्या लिखोगे, m⁻⁴ तो 1 है, ऊपर 1 नहीं लिखने की जरूरत, l ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमिनेटर में जाके -1, t⁻⁴। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है डेंसिटी। ये अलग अलग हमारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
तो मास का हम ऑलरेडी कर चुके हैं m, वॉल्यूम का भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं l क्यूब। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m⁻1 l⁻³ t⁻0। और इसका ऐसा यूनिट क्या होएगा बेटा, मास का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर हमारे पास आ जाती है बेटा रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला किस चीज़ का करेंगे हम, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या फिर इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते थे आप लोग, 9th में किया था आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। क्या था आपका क्लास 9th में आप लोगों ने किया था, जब आपने चैप्टर किया था प्रेशर, ठीक है, उसमें आपने किया था डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। फॉर्मूला देख के आप लोगों को याद आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी वाटर की थी। अब देखो बेटा, ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो ऊपर और नीचे डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेंसिटी के डायमेंशन से डेंसिटी के डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नो डायमेंशंस। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है यहाँ पे, नो यूनिट। ठीक है ना, इसका कोई यूनिट है ना इसका डायमेंशन है। तो बेटा क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज की रेशो है, दैट्स वाई इसका कोई यूनिट भी नहीं है और कोई डायमेंशन भी नहीं है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है आपको कि राइट द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशंस नो यूनिट्स। इसके बाद हम फर्दर और आगे करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, विजिबिलिटी कम लग रही है मुझे, इससे मैं दूसरे उससे लिखती हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला एल, टाइम का टी। तो ये आ जाएगा आपका एम, यहाँ पे एब्सेंट है, m⁻0 l t। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा हम करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, किसी भी टर्म के साथ जब ग्रेडियंट लगा आ जाएगा ना बेटा, तो एक चीज़ याद रखना कि जो जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट लिखूंगी मीन्स प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी क्या है बेटा हमारी, एल t-1। ठीक है, ये भी ऊपर -1 आना था, ओके। और डिस्टेंस क्या है बेटा हमारे पास, l। तो ये l और ये वाला l, ये 1 है, ये -1 हो जाएगा, ऊपर जाके कैंसिल हो जाएंगे। m ऑलरेडी 0 था तो l भी 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा, ओनली t⁻⁻1। तो इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज टाइम टेकन या फिर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं LT-1, यहाँ पे मैंने लिखा LT-1 अपॉन टी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, m तो एब्सेंट है, r⁻0 हो गया, l एक ही है, t ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, एक -1 ऑलरेडी था, t⁻²। और इसका यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड अपॉन एक और सेकेंड आ जाएगा, तो ये ऐसा यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन के बाद लीनियर मोमेंटम।
बेटा बहुत सारी टर्म्स ऐसी रहेंगी जो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी, ठीक है, जो कि आगे वाले चैप्टर्स में आएंगी। तब हम फिर से ये फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे। लीनियर मोमेंटम ये होता है बेटा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ये तो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है। तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मास के लिए m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के लिए LT-1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है MLT-1। मास का ऐसा यूनिट होता है बेटा किलोग्राम, ठीक है, और इसका होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये बना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लीनियर मोमेंटम के बाद हमारे पास आ जाता है फोर्स। फोर्स आ जाए, थ्रस्ट आ जाए, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। फोर्स का, थ्रस्ट का क्या होता है फॉर्मूला? थ्रस्ट भी तो फोर्स ही होती है। उनका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो हम मास का हमें पता है m होता है, एक्सेलरेशन का भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं LT-2। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा? M1 L1 T-2। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन। 1 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा? मास kg, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये 1 न्यूटन इसके इक्वल आ गया। फिर हमारे पास फोर्स के बाद आ जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जो 11th में पूरे फॉर्मूलाज यूज करने हैं आपने, वो सारे फॉर्मूलाज के जो सारी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूलाज में अभी करवा रही हूँ, ठीक है, फिर साथ साथ में चैप्टर्स में भी करेंगे। इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, और के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेटा क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, MLT-2 अपॉन लेंथ करेंगे, तो ये L ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए ये L ऊपर जाके, इससे ये 1 था, ये -1 हो जाएगा, ये बना आपका m⁻1, L⁻0 हो जाएगा, T⁻2। और इसका फॉर्मूला क्या होएगा? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होएगा? फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, अपॉन में है तो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है बेटा इम्पल्स। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, ये भी आप ऑलरेडी 9th में इम्पल्स पढ़ चुके हो। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट तो न्यूटन रहेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला हम फोर्स का ऑलरेडी कर चुके हैं, MLT-2 इंटू टी कर देंगे, तो ये T-2 + 1 T-1 हो जाएगा, MLT। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास इम्पल्स का क्या आ जाएगा? और ये टी की पावर क्या हो जाएगी बेटा? -1, क्योंकि ये -2 + 1 करेंगे, इम्पल्स ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, MLT-2 इंटू टी। तो ये T-2 + 1 होके T-1 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? आपका इम्पल्स का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। फोर्स इंटू टाइम है तो न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट हम करेंगे इम्पल्स के बाद प्रेशर। प्रेशर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेशर या फिर स्ट्रेस के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, प्रेशर और स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या होता है बेटा? MLT-2 अपॉन एरिया का L⁻²। तो ये क्या बनेगा? L ऊपर 1 है, नीचे -2 है, तो L⁻⁻1 T⁻²। ये प्रेशर के लिए भी और स्ट्रेस के लिए, ठीक है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। स्ट्रेस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा यूनिट क्या रहेगा? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और इसके लिए एरिया के लिए मीटर स्क्वायर।
हम न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे, बट इसको किसके इक्वल बोलते हैं, पास्कल। इसका ऐसा यूनिट हम प्रेशर का पास्कल लेते हैं, तो ये PA है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज करेंगे। प्रेशर के बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो ग्रेडियंट आ जाए लिखा किसी भी टर्म के साथ, मीन्स आपने उसको किससे डिवाइड कर देना है बेटा, डिस्टेंस के साथ। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ। तो प्रेशर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या होता है, M L-1 T-2, ठीक है, अपॉन L। तो ये L-1 और ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया ML-2 T-2, ठीक है बेटा। और प्रेशर ग्रेडियंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पास्कल पर मीटर। पास्कल प्रेशर का, लेंथ का मीटर। प्रेशर ग्रेडियंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है वर्क। वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML-T-2, ठीक है, इनटू डिस्टेंस करोगे तो वो आ जाएगा L मल्टीप्लाई किया, तो ये बना ML-2T-2, और इसका ऐसा यूनिट रहता है जूल। इसके बाद बेटा एनर्जी, वर्क का जो यूनिट आपने किया, वर्क हो, ठीक है, और एनर्जी, एनर्जी ऑल टाइप्स, चाहे कोई भी टाइप एनर्जी की हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे प्रेशर एनर्जी हो, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबके लिए यही डायमेंशनल फॉर्मूला, यही ऐसा यूनिट रहता है। ठीक है बेटा, एनर्जी के बाद हमारे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में अलग अलग किसी के लिए नहीं करवा रही, सबके लिए सेम रहेगा। फिर आता है पावर। पावर के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है हमारा वर्क या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। वर्क का हम ऊपर कर चुके हैं, ML-2T-2 अपॉन टाइम के लिए क्या आया बेटा, T, तो ये बना M⁻1 L⁻2 T⁻−3। T⁻−2 था, ये नीचे 1 है, ये ऊपर जाके -1 हो गया, -2 -1 बिकम्स -3। तो पावर के लिए आपके पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ML⁻2 T⁻−3, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है बेटा वो होता है वॉट। इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास है मूवमेंट ऑफ फोर्स। आपने फोर्स इनटू डिस्टेंस किसके लिए किया था बेटा, वर्क के लिए। इसके लिए देखो, वर्क हो, एनर्जी हो, आप यहाँ पे और लिख लो मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं हम इसको टॉर्क भी बोलते हैं, टॉर्क इज एंगुलर फोर्स। ठीक है, एक टर्म और होती है इसकी, और करके लिखते जाना, और मूवमेंट ऑफ फोर्स, और टॉर्क, एनर्जी, या फिर एक हम बोलते हैं इसको कपल, पेयर ऑफ फोर्स होती है बेटा, वो भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कपल का फॉर्मूला। इन सारी टर्म्स के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, इन सारी टर्म्स के लिए फॉर्मूला ये फोर्स इनटू डिस्टेंस रहेगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगा, और एसआई यूनिट भी यही रहेगा इनका। ठीक है, जूल या फिर जूल और न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स के लिए हो गया। इसके बाद बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आपके लिए न्यू टर्म है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, अभी के लिए इतना ही याद रख लो कि ये किसी एक एक्सिस के अराउंड जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस होता है। ये अभी हम आगे 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सिंपली कोई डिस्टेंस की टाइप है एक, ये हम करेंगे कि कौन सा डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला L ही रहेगा, तो ये बनेगा m⁻0 L T⁻0, और ऐसा यूनिट इसका क्या रहेगा, मीटर। फिर बेटा हमारे पास आ जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ये भी आप लोगों के लिए न्यू टर्म है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी के लिए आप इनके क्या कर लोगे, फॉर्मूलाज कर लोगे। इनर्शिया जो आपने इससे पहले पढ़ा है, ये वो इनर्शिया नहीं है, यहाँ पे
समथिंग डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रेडियस ऑफ गायरेशन आप कैपिटल आर से लिख लो, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर, हम इसको एम आर स्क्वायर लिखेंगे। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम, इसका एल, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या बना, इसका एल का स्क्वायर करा है ना, रेडियस का स्क्वायर, तो ये बना एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर 0। तो अब इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, अब इसका ऐसा यूनिट भी करेंगे, मास का किलोग्राम, डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास आती है नेक्स्ट टर्म एंगल। एंगल, इसको थीटा भी बोलते हैं, हमने अभी पिछले वीडियो में भी किया था, इसको प्लेन एंगल बोला था। ठीक है, वो होता है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, मीन्स एल अपॉन आर। तो देखो बेटा एल भी एक डिस्टेंस है, आर भी एक डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, बट इसका यूनिट होता है, हमने पढ़ा है रेडियन। तो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, गिव द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशंस बट हैज़ यूनिट। या फिर ऐसे आ सकता है कि इज इट पॉसिबल दैट अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो डायमेंशंस बट स्टिल हैज़ यूनिट्स। यस, वो कौन सी है आपकी, एंगल। ठीक है, तो जिसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, बट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये दो सिमिलर उनकी क्वांटिटीज़ की रेशो है। ऐसे ही बेटा हमारे पास एक और भी है, ऐसी दो पॉसिबिलिटीज़ थी, एक एंगल था, दूसरा था सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में भी हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है, इसका फॉर्मूला जो है सरफेस एरिया। ठीक है, किसका, ऑफ स्फेरिकल सेगमेंट जो एंगल बना रहा है, अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस में क्या रहता है, आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो ये भी दो सिमिलर, ये मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल रहता है। तो ये सरफेस एरिया का यूनिट भी और इसका भी सेम रहेगा, डायमेंशन सेम रहते हैं, तो ये भी आपकी एक डायमेंशनलेस जो है क्वांटिटी है, सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, बट इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टीरेडियन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, बेटा एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल अपॉन टाइम, मीन्स हम चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। तो एंगल का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं, ठीक है, 1 अपॉन टाइम का t, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m रेज टू पावर 0 l रेज टू पावर 0 t रेज टू पावर -1, और इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी के बाद बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक है, तो पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, सिंपल कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर हो या नॉर्मली। तो अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या फिर नंबर ऑफ रोटेशंस अपॉन टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है बेटा, वो उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता क्योंकि वो तो नंबर है, कांस्टेंट क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटीज के डायमेंशंस नहीं होते, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। कांस्टेंट क्वांटिटी कोई भी नंबर लिख दो, 1 2 3, दे आर डायमेंशनलेस, दे आर यूनिटलेस। तो 1 अपॉन टी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा, m रेज टू पावर 0 l रेज टू पावर 0 t रेज टू पावर -1, और ऐसा यूनिट होता है पर सेकेंड और हर्ट्स। ठीक है ना, ऐसा यूनिट इसका पर सेकेंड और हर्ट्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद बेटा हम जब फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके लिए बेटा देखो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर वेलोसिटी का हम पहले ही कर चुके हैं,
ओनली क्या था, 1/t था, t⁻⁻1 और अपॉन में भी एक t है, तो ये हमारा बना t⁻⁻1/t। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, m⁻0 l⁻0 t⁻⁻2। ये हम पहले ही कर चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी का t⁻⁻1, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, m⁻0 l⁻0 t⁻⁻2 और इसका ऐसा यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास आ जाता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या फिर मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं इसको, और मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो बेटा ये होता है मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ml_t−1 मल्टीप्लाइड बाय l। तो ये आ जाएगा m(l⁻2 t⁻, ये l⁻1 + 1 2 हो गया, t⁻⁻1 और इसका यूनिट क्या रहेगा, मोमेंटम का क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा इसका, क्योंकि डिस्टेंस है तो 1 मीटर हो जाएगा, उसका मोमेंटम का कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इनटू मीटर करेंगे, ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा है स्ट्रेन। स्ट्रेन में बेटा हमारे पास बेसिकली ये क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशंस, ये आप आगे वाले चैप्टर्स में करोगे। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। अभी के लिए आप लोगों को बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपने इसके पहले नहीं सुनी। चेंज इन डायमेंशंस, यहाँ पे डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, ये हो सकता है, मीन्स डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा ए चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बेटा देखो, ये लेंथ अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ना तो इसमें कोई डायमेंशन होता है, ना ही इसमें कोई यूनिट होता है, डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इसके लिए हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ईटा इसको हम बेटा ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास एफ अपॉन एरिया इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा, एरिया इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो बेटा ईटा इज इक्वल्स टू, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का m(l⁻2) अपॉन एरिया का होता है l², डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स बेटा, डी वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहाँ पे वैसे करवा देती हूँ आपको, डी वी अपॉन डी एक्स के लिए, डी वी के लिए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है m0 l1 t-1 अपॉन l करोगे तो l से l कट जाएगा, ये आपका क्या बचेगा t-1। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दी, तो ये क्या बन जाएगा m1, l ऊपर 1 है नीचे -2 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, ये t-1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ऊपर -2 ऑलरेडी है, t-1। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया m(l⁻1 t-1) और इसका ऐसा यूनिट क्या होएगा बेटा, पास्कल सेकेंड्स। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अभी हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किया था, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी।
कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में हम क्या करेंगे, उसमें बेटा हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हम स्ट्रेस का भी फॉर्मूला कर चुके हैं, हम स्ट्रेन का भी कर चुके हैं। स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारा m(l-1 t-2) और स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, 1 लिख दिया कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला होगा। तो यूनिट भी इसका क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला था। ठीक है, नेक्स्ट है टोरेजनल कांस्टेंट। इसको हम बेटा के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये के जो होता है वो टाउ अपॉन थीटा होता है। टाउ क्या था, एंगुलर फोर्स, थीटा क्या था हमारे पास, एंगल। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, m(l2t-2) अपॉन थीटा का होता ही नहीं कोई डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये आएगा m(l2t-2). ठीक है बेटा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। सरफेस टेंशन, एक और फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम अभी करेंगे, सरफेस टेंशन। वो क्या रहेगा बेटा हमारे पास, सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास रहेगा बेटा, देखो सरफेस टेंशन को ना हम कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं टर्म को। तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर्मूला, m(l)t-2 अपॉन l। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा देखो, l से l कट जाएगा, l 0 हो जाएगा, t-2। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने किया था, ये सेम सरफेस टेंशन का ही फॉर्मूला है वो। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतने ही डायमेंशनल फॉर्मूलाज, आप पहले इनके अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एम्पियर वाले और कुछ आपके टेम्परेचर बेस्ड डायमेंशनल फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे। और एक और बात बेटा, इन डायमेंशनल फॉर्मूलाज को क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करो इनको। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डालो। ठीक है, तो मैं आपकी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए ट्राई करूँगी, और इनको समझो और ख़ुद ड्राइव करो, क्योंकि 11th में 12th में भी आएंगे। और आपको इसमें से जो डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटीज़ हैं उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए। जो क्वांटिटीज़ आपकी डायमेंशनलेस हैं बट यूनिट्स हैं, स्टिल हैविंग यूनिट्स, उनके नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, टर्म हो, तो उनके जो रहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज, वो क्या होते हैं, नहीं होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती है। चाहे जैसे आप करते हो उसमें कई तरह के कांस्टेंट टर्म्स आप यूज़ करते हो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए। ठीक है, तो उन सब की जो डायमेंशंस होते हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।